तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर को हमने नाम दिया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली जो हमने 8 चैप्टर पढ़ा है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री को हम पढ़कर आ रहे हैं उसका ये एप्लीकेशन है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, तो उसमें से ये जो एप्लीकेशन जो इस चैप्टर में हम कवर कर रहे हैं वो क्या है। यहाँ पर जो हम एप्लीकेशंस कवर कर रहे हैं वो एप्लीकेशन होगी टू फाइंड the height and distance to find height and distance of objects। हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स दी जाएंगी वहाँ पर हम उनके हाइट्स निकाल रहे होंगे या फिर उनके बीच का क्या निकाल रहे होंगे, डिस्टेंसेस निकाल रहे होंगे। तो इस चैप्टर को कई जगह पर हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर का मेन जो एम है वो यही है, टू फाइंड द हाइट्स एंड टू फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आइए इसका थोड़ा सा पहले हम बेस बनाते हैं और उसको फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे मैंने बोला कि इस चैप्टर को अब हम क्या नाम दे सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। तो कैसे हम थोड़ा सा पहले अपना बेस तैयार करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम दो तरह के एंगल्स के ऊपर काम करते हैं। जो पहला एंगल होता है जिसके ऊपर हम इस चैप्टर में काम करेंगे उसको हमने नाम दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा दिखाई देता है और ये कब बनता है वो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन जनरली आपका तब बनता है जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। ठीक है, आप जैसे सपोज करिए कि आप ग्राउंड में या रोड पे कहीं पे खड़े हैं और आपके सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। जैसे सपोज करिए कि ये हमारा ग्राउंड है और इस ग्राउंड में आप कहीं पे भी खड़े हैं और फिर इस ग्राउंड पर एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। देखो यहाँ पर जो हमें डायग्राम्स बनाने, अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे तो वहाँ पर हो सकता है कि बिल्डिंग के लिए उन्होंने बिल्डिंग बना रखी हो समझाने के लिए। कोई टावर है तो पूरा टावर ही बना दिया होगा। तो जैसे आपने वैसा नहीं करना कि भाई बैठकर आप ऐसे पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं, है ना। तो वैसा काम आपको नहीं करना है। आपने जो भी डिस्टेंसेस हैं, जो भी हाइट है, उनको एज अ लाइन के रूप में ही बनाना है। जैसे मैंने अगर ग्राउंड बनाना है तो मैंने सिंपल से एक लाइन खींच दी, नीचे ग्राउंड बन गया। अब मुझे इस ग्राउंड के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो मैं सिंपल से एक लाइन बना दूंगा ऐसे, ये देखिए तो ये बिल्डिंग खड़ी होगी। देखिए, तो आपको वो पूरा परफेक्ट डायग्राम्स नहीं बनाने जैसे आप एनसीईआरटी में देखेंगे बनाते हुए। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे डायग्राम्स की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। कहीं पर लैडर बनाना है तो आप पूरा लैडर बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो आप एनसीईआरटी में आपको ठीक है, लेकिन जब हम पेपर में करेंगे तो हम सिंपली इस तरह से लाइंस का यूज़ करेंगे। तो अब आप सोचें कि ये कोई बिल्डिंग है और आप इस ग्राउंड पे कहीं पे खड़े होकर इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, इसके टॉप को देख रहे हैं। मान लीजिए कोई इंसान जो है बिल्कुल बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है और आप उसको नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम बॉटम से मतलब नीचे से कहाँ जाते हैं, टॉप की तरफ जाते हैं। तो ये बॉटम टू टॉप होता है हमेशा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो जब आप यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो आप इस तरह से किसी ना किसी एंगल से देखेंगे, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो एंगल अब बनेगा अब कैसे, तो ये एंगल बनेगा आपका, इसको जो नीचे आप ये लाइन देख रहे हैं, ये जो मैंने एक लाइन बना रखा है, ग्राउंड सा बना रखा है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये ग्राउंड जो है यहाँ पे किसका काम कर रहा है, लाइन ऑफ साइट का काम कर रहा है। अब इस लाइन ऑफ साइट के साथ ही जो है जो लाइन ऑफ साइट, सॉरी ये लाइन ऑफ साइट नहीं होगा, ये लाइन ऑफ साइट है हमारा, क्योंकि जिस लाइन के थ्रू हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। तो अब आपको करना क्या है कि इस लाइन ऑफ साइट के साथ ही आपको काम करना होगा। और अब ये लाइन ऑफ साइट जो आप देख रहे हैं, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, और आपने क्या करना है, लाइन ऑफ साइट का एंगल बनाना है हॉरिजेंटल लाइन के साथ। ये जो नीचे जो आप लाइन देख रहे हैं ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, जो कि एक्चुअली में इधर एक ग्राउंड का काम कर रही है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन जो ग्राउंड है हमारे लिए,
उसके बीच में वो एंगल बनेगा। ये देखिए ये एंगल, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे थीटा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है ये होगा कि जिस एंगल से आप किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर की ओर देख रहे होंगे तो वहाँ पर ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो वो आपने पहले अपना लाइन ऑफ साइट बनाना है कि यहाँ पे किस लाइन ऑफ अकॉर्डिंग, जिस लाइन के अकॉर्डिंग आप नीचे से ऊपर की ओर देखते जा रहे हैं वो, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो नीचे बनेगी उसके बीच में वो एंगल आपको दिखाई देता है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो एंगल होगा ये ऐसे ग्राउंड के साथ ही होगा। जैसे अभी आप देख रहे सर, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि यहाँ पर हमने उस पर्सन को नहीं बनाया है। जो आप ये देख रहे हैं डॉट, जैसे इसको मैं ए पॉइंट दे देता हूँ, ये जो आप ए पॉइंट देख रहे हैं ना, ये ही पर्सन का आई है। एक तरीके से हम ए पॉइंट को ही उस पर्सन का क्या मान रहे हैं, आईज मान रहे हैं, और यहीं से वो लाइन ऑफ साइट हमने उसका सीधा बना दिया। लेकिन कभी कभार किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसने बोला हो कि अ पर्सन ऑफ हाइट 5 मीटर, मतलब आपको उस पर्सन का भी हाइट दे रखा हो। तो जब तक आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पर्सन का हाइट नहीं दिया हुआ है तब तक आपको उस पर्सन की हाइट को नहीं इंक्लूड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर पर्सन की हाइट को इंक्लूड नहीं करा है। लेकिन हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, ये देखो कि जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है और यहाँ पर कोई पर्सन है जिसको हम इस तरह से खड़ा कर देते हैं, ये देखिए। अब इस पर्सन का जो हाइट है ना ये भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर ये तभी हम बनाएंगे जब पेपर में इसको दिया जाएगा। अगर ये नहीं दिया जा रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे पिक्चर में। अब सपोज करें फिर से ये वही बिल्डिंग है और अब इसको अगर आप देखते हैं तो अब इस पर्सन का जो आइज होगा वो तो यहाँ होगा, तो वो यहाँ से फिर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी बनानी होगी ऐसे, ये देख रहे हैं आप। तो ये अब आपका एंगल जो है इस यहाँ से आएगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा और लाइन ऑफ साइट तो फिर से यही रहेगा यहाँ से उस बिल्डिंग के टॉप पर। तो फिर थीटा आपका यहाँ बनेगा, ये देख रहे हैं आप। इस और इस वाले डायग्राम में क्या डिफरेंस है वो आप देखिए। ये हमारी बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग को हम पहले भी देख रहे थे, लेकिन वहाँ पर हमने पर्सन की हाइट को इंक्लूड नहीं करा। वो जो आइज़ है वो हमने ए पॉइंट पे रखा। अब वही जो आइज़ है इस वाले सेकंड वाले डायग्राम में वो यहाँ पहुँच गया है और बिल्डिंग को जो हम मान लेते हैं वो BC मान लेते हैं। ये बिल्डिंग हमारा BC हो गया और वही बिल्डिंग फिर यहाँ पर भी हमने लिया हुआ है, ये BC हमारी बिल्डिंग ये होती है। ठीक है, अब ये बिल्डिंग अगर इस ग्राउंड के ऊपर खड़ा होगा तो परपेंडिकुलर ही खड़ा होगा, तो इसलिए ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल यहाँ 90 डिग्री होगा, तो ऑब्वियसली बात है ऊपर भी 90 होगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पे राइट एंगल्स के ऊपर ही आपको फोकस करना होगा कि जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस किसी चीज़ का फाइंड करेंगे तो आपको राइट एंगल्स पे ही फोकस करना है। और कैसे फिर इन हाइट डिस्टेंस को निकालेंगे वो तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप इस चीज़ को कवर करिए, इस चीज़ को समझिए कि भाई ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक ऐसा एंगल होता है जब हम किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, मतलब जो हमारा लाइन ऑफ साइट है वो बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब एक दो डायग्राम मैं ऐसे और बना के दिखाता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिले कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा दिखाई देता है। देखिए, अब सपोज करिए कि हम एक दो बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे ये बनाई। ठीक है, एक बिल्डिंग मैंने ये बनाई और एक बिल्डिंग ये बनाई मैंने, इसका नाम हम रख लेते हैं PQ। और एक बिल्डिंग हमने उसके सामने बना दी थोड़ी बड़ी, ये देखिए, इस बिल्डिंग का नाम हम रख देते हैं AB। तो अब हो सकता है कि यहाँ पर आप एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा देखेंगे बनता हुआ, मैं आपको बताता हूँ। तो सपोज करिए कि कोई भी पर्सन इस बिल्डिंग के PQ जो बिल्डिंग है, जो स्मॉल बिल्डिंग है, उसके टॉप पे खड़ा है, ये देखिए यहाँ पे। और वो उस सेकंड बिल्डिंग जो उसके सामने है AB बिल्डिंग, उसके टॉप पर भी कोई पर्सन है और उसको वो देखना चाहता है। तो अब जो लाइन ऑफ साइट बनेगा वो ये बनेगा, ये देखिए, है ना भाई। अगर मान लीजिए जो स्मॉल बिल्डिंग है उसके टॉप से और कहाँ जा रहे हैं, जो बिग बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, उसके टॉप पर, तो वहाँ से अब हम देखना चाह रहे हैं, तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट बनेगा इस केस में। तो लाइन ऑफ साइट बन गया। अब उसके बाद हमें ढूंढना होगा अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि जिसके साथ हम अपना एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन फिर हमारे को ये लेना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, तो अब हमारा लाइन ऑफ साइट, उसके बीच का एंगल बनेगा ये थीटा। और ये नीचे जो हम लाइन खींच रहे हैं, जो P और Q को मिला देंगे, ये दोनों बिल्डिंग का बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। और ये दोनों बिल्डिंग्स परपेंडिकुलर्स होंगी इस तरह से, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर, बीच में कोई पॉइंट है तो उसको आप C ले लें। तो यहाँ पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा जो मैं जब बना रहा हूँ, सब जगह अलग अलग डायग्राम्स में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सभी डायग्राम्स में आप नीचे से ऊपर की ओर ही देख रहे हैं, जो लाइन ऑफ साइट है वो बॉटम से टॉप होगा। अब जरूरी नहीं है कि कभी कभार किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि हम एक से ज़्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वहाँ पे बना सकते हैं। तो उसका भी आप एक और डायग्राम देखिए।
सपोज करिए कि फिर से हमारे पास ये एक बिल्डिंग है और उसके बाद ये हमारा ग्राउंड हो गया। और आप क्या कर रहे हैं, आप पहले ये ए भी हमारा बिल्डिंग होता है और एक पॉइंट हमने यहाँ लिया है पी पॉइंट। तो पहले आप सपोज करें कि आप पी पॉइंट पे खड़े थे और उस पी पॉइंट से आपने बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो लाइन ऑफ साइट आपका ये बन गया, देखिए ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट बन गया। तो यहाँ पर एंगल ये बन जाएगा और इस एंगल को हम नाम दे देते हैं θ1। अब उसके बाद आप सोचिए कि आप थोड़ा सा बिल्डिंग की तरफ मूव करें, मतलब ये जो आपकी बिल्डिंग है इधर, आप इसकी टूवर्ड्स द बिल्डिंग आप मूव करेंगे। तो टूवर्ड्स द बिल्डिंग आप मूव करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़े और उसके बाद आप यहाँ आ गए, ये देखिए इस पॉइंट पर आ गए, जो कि पॉइंट हमारा कौन सा है, क्यू पॉइंट है सपोज करिए। तो पहले हम ए पॉइंट पे थे, तो लाइन ऑफ साइट जो था वो पी ए था और उसके हिसाब से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो ये हमारा θ1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद जब हम क्यू पॉइंट पर आ गए तो क्यू पॉइंट से फिर हम उस बिल्डिंग के टॉप को देखेंगे। तो अब हम डिफरेंट एंगल से देखेंगे, अब दोनों एंगल सेम नहीं होंगे ना, आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो अब जो एंगल ऑफ पी क्यू पॉइंट से बनेगा वो θ2 बनेगा। तो ये दोनों ही एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो पी पॉइंट से है वो भी एंगल ऑफ एलिवेशन है क्योंकि हम वहाँ पर भी हम लाइन ऑफ साइट जो है हमारा वो बॉटम से टॉप की तरफ है और यहाँ पर भी हमारा लाइन ऑफ साइट है। देखो अभी मैं आप देख रहे हैं मैं एक एरो से बना रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ भी एक एरो से बनाया है, लेकिन ये एरो में डायग्राम्स में नहीं बनाने, अभी मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ कि हमारा जो लाइन ऑफ साइट है वो बॉटम से टॉप की तरफ है। लेकिन आगे जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम इस तरह का कोई भी एरो ये ऐसा कुछ नहीं दिखाना आपको, ठीक है। आपको खुद ही अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है और या नहीं है, और ऐसे दूसरे में ये लाइन ऑफ साइट ये बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों एंगल में से कौन सा एंगल बड़ा होगा या छोटा होगा। तो आप खुद इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे जैसे आप बिल्डिंग के नज़दीक जाएंगे तो आपको और बड़े एंगल से उस बिल्डिंग के टॉप को देखना होगा, है ना। खुद सोचो, जैसे मान लो कि आप थोड़ा पहले यहाँ खड़े थे, इतना दूर खड़े थे, तो आप मान लो 30 डिग्री एंगल से देख रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप बिल्डिंग के नज़दीक आना शुरू करोगे तो ये एंगल बढ़ेगा, जैसे यहाँ से 30 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और सोचो क्या आप बिल्डिंग के ना बिल्कुल नीचे खड़े हो गए, आगे बिल्डिंग का जो फुट है, जहाँ पर ये बिल्डिंग का फुट है, देखो आप बिल्डिंग के फुट के पास ही खड़े हो जाओगे तो ऑब्वियस बात आपको आपकी जो नेक है, आपकी जो आइज़ हैं, जो नेक है, उसको आपको कितना ऊंचा करना पड़ेगा, तब जाके आप उस बिल्डिंग के टॉप को देख पाएंगे। जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मान लो जी कि वो 25 फ्लोर की बिल्डिंग है, 50 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि जैसे जैसे आप बिल्डिंग से पास आते जाएंगे बिल्डिंग के, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे बिल्डिंग से दूर होते चले जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटता जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि θ2 की वैल्यू जो होती है θ1 से बड़ी होगी, यानी कि जैसे जैसे हम उस ऑब्जेक्ट के पास आते जाते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। और जैसे जैसे हम उस ऑब्जेक्ट से दूर होते चले जाते हैं, अब मतलब उससे मूव अवे कर रहे हैं हम, तो फिर हमारा जो एंगल है एलिवेशन का वो छोटा होता जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ अलग अलग तरह से डायग्राम्स बनाए और मैंने आपको दिखाना चाहा कि कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जिसमें लाइन ऑफ साइट जो होती है वो हमेशा आपकी बॉटम से टॉप की तरफ होती है। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए बच्चे बताइए, क्या सभी बच्चे समझ पाए कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कैसा दिखाई देता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कब बनाना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हमारा जो लाइन ऑफ साइट होगा वो हमेशा बॉटम टू टॉप होगा, ठीक है। अब दूसरा एंगल जो यहाँ पर होता है वो थोड़ा सा बच्चे को परेशान करता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है बच्चे को समझना और उसको बनाने में, तो उसको भी समझ लेते हैं पहले। आइए फिर एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो दूसरा एंगल जो हमें अब कवर करना है उसे हम यहाँ पर बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है ये तब बनता है जब लाइन ऑफ साइट जो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, मतलब कि आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, है ना। जैसे सोचिए कि ये फिर से एक बिल्डिंग है और ये आपका हो गया ग्राउंड जिस पर वो बिल्डिंग खड़ा है 90 डिग्री पर, और कोई भी पर्सन अब इस बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा है यहाँ पर, ये देखिए, और वो नीचे कोई ऑब्जेक्ट चल रही है ग्राउंड्स पर, जैसे कोई कार चल रही है या फिर कोई पर्सन भी चल रहे हैं नीचे काफ़ी सारे, तो वो उनको इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ देखेगा। तो यहाँ पर जो हमारा लाइन ऑफ साइट होता है वो देखिए कैसे दिखाई देगा। तो अब हम जो हैं ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, टॉप टू बॉटम, तो इस बार हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे ये ऐसे। तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट इस बार इस तरह से बनेगा। तो लाइन ऑफ साइट ये हो गया, और इसमें मैं एरो दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ठीक है। ये जानबूझ के मैंने यहाँ पे एरो बनाया है,
बाकी मैं बोल रहा हूँ कि डायग्राम में आपको बनाने की ज़रूरत इसको नहीं होगी। लेकिन अब जैसे वहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे थे, आपको याद है वहाँ पर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे थे ना, जिससे कि उनके बीच में वो एंगल बनता था। तो वैसा ही आपको यहाँ पर भी एक जो लेवल है या लाइन जो भी आप कह लीजिए, वो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो वो काम हम कैसे करेंगे वो देखिए अब। तो अब ये जहाँ से आप देख रहे हैं, जहाँ पे पर्सन खड़ा है, जहाँ से आपने नीचे की तरफ लाइन ऑफ साइट बनाई है, वहीं से हम उसका ये हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएंगे, लेकिन डॉटेड लाइंस के थ्रू, इस तरह से। तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो होगा, ये आपका बिल्कुल आपके आइस के बिल्कुल क्या चलेगा, हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड। जैसे आप देख रहे हैं हमारा ग्राउंड जो है वो यहाँ पर है, ये रहा। तो इसके पैरेलल ही वो हॉरिजॉन्टल लेवल है जो आपको यहाँ पे चलाना है। और इस हॉरिजॉन्टल लेवल और इस लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल देख रहे हैं आप, इसी एंगल को यहाँ पे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो ऊपर बनता है। आप देखिए दोनों डायग्राम्स में डिफरेंस देखिए क्या है। एक डायग्राम जो मैंने ऊपर बनाया था एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, ये देखिए। तो इस वाले डायग्राम में को अगर आप बच्चे आप देखें, ये वाला डायग्राम जो है सेकंड वाला, ये वाला फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बन रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है, ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हमने इसी चीज़ को सेकेंड टाइम जब हम नीचे बना रहे हैं, जहाँ पे वो पर्सन ऊपर से नीचे देखना चाह रहा है, तो अब यही एंगल आपका ऊपर की ओर बन रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बच्चे ध्यान रखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनता है क्योंकि हम बॉटम से टॉप देखते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनता है क्योंकि हम ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं। लाइन ऑफ साइट जो होता है वो टॉप से बॉटम की ओर जा रहा होता है। ठीक है, अब इसी डायग्राम को हम और भी अलग तरीके से आपके लिए बना सकते हैं। जैसे कि आप सोचिए कि अब ये हमारे पास एक बिल्डिंग है जो कि उसकी हाइट कम है, और एक ये दूसरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट थोड़ी उससे ज़्यादा है। तो अब ये स्मॉल बिल्डिंग है जिसको हम नाम दे देते हैं ए बी। यहाँ भी हम लेबलिंग कर देते हैं, इसको पी कर देते हैं, इसको क्यू और इसको आर। ठीक है, और उसके बाद ये तो बड़ी बिल्डिंग है जिसको हमने नाम दे दिया पी क्यू। तो अब आप सोचिए कि कोई पर्सन बड़ी बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है, वहाँ से छोटी बिल्डिंग के टॉप पर कोई इंसान है या कोई पर्सन है, किसी ऑब्जेक्ट को वहाँ पे वो देख रहा है। तो अगर अब ये यहाँ से नीचे की ओर देखेगा तो लाइन ऑफ साइट बनेगा पी से ए की तरफ। ये देखिए ये हमारा लाइन ऑफ साइट आ गया पी से ए की तरफ, जो मैं एरो के थ्रू भी दिखा रहा हूँ। ये जो एरो है मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ अभी समझाने के लिए बनाया जा रहा है ताकि आपको आइडिया रहे कि हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर देख रहे हैं। बट आगे आप डायग्राम में इस तरह के एरोस नहीं बनाएंगे, ये समझाने के लिए खाली। उसके बाद ये हमारा लाइन ऑफ साइट बन गया पी से ए की तरफ। अब हमें बनाना होगा हॉरिजॉन्टल लेवल, तो वो बिल्कुल हमारे ग्राउंड के पैरेलल। ये हमारा ग्राउंड है, देखिए बी क्यू, जो दोनों के बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस भी है, तो उनके बिल्कुल पैरेलल आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये देखिए। और फिर आपका जो एंगल यहाँ पे बनेगा थीटा, वो ये बनेगा, देखिए। तो ये हमारा इस केस में आ गया एंगल थीटा, जो कि बन रहा है टॉप टू बॉटम की तरफ, और ये कहलाएगा एंगल ऑफ क्या, डिप्रेशन। और उसके बाद आप चाहें तो इसको यहाँ भी इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि राइट एंगल्स बनाने होते हैं हमें मैक्सिमम, तो उसी वजह से हम करें। एक राइट एंगल आपका ऊपर बन गया, ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये आप देख सकते हैं दो डिफरेंट डायग्राम्स हैं, लेकिन दोनों ही केसेस में हम ऊपर से नीचे की ओर ही देख रहे हैं। अब एक लास्ट चीज़ मैं और ऐड करूंगा, जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया कि एंगल ऑफ एलिवेशन भी दो हो सकते हैं, अगर हम उस ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं और अलग अलग एंगल से उसको देख सकते हैं, तो वैसा ही हम एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सोचिए कि फिर से हमने इस तरह की एक बिल्डिंग बना ली, और ग्राउंड में हमने इस बार दो पॉइंट्स रख दिए, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। एक ऑब्जेक्ट हमने पी पॉइंट पे रख दिया और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने क्यू पॉइंट पे रख दिया, और ये हमारी बिल्डिंग है जिसको हमने नाम दे दिया है ए बी। तो आप सोचिए कि बिल्डिंग के टॉप पर कोई भी पर्सन है जो खड़ा है, और वो पी पर एक ऑब्जेक्ट है उसको भी देखना चाहता है, और जो क्यू पर एक ऑब्जेक्ट है उसको भी देखना चाहता है। तो जब वो पी पर जो ऑब्जेक्ट है उसको देखेगा तो लाइन ऑफ साइट जो होगा इस तरह से बनेगा, पी की ओर जाएगा, और उसके लिए फिर हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएंगे और उसके साथ फिर उसका एंगल बनाएंगे। तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये वो एंगल होगा डिप्रेशन जिससे कि वो पी ऑब्जेक्ट को देखना चाहेगा, दैट इज थीटा 1। उसके बाद जब ये क्यू ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसका लाइन ऑफ साइट जो होगा डिफरेंट होगा, वो आपका ए से क्यू की तरफ जाएगा, ये देखिए। और उसके बाद जो एंगल यहाँ बनेगा
वही हॉरिजॉन्टल लेवल से बनाना होगा। देखो ध्यान से देखो मैं कैसे बनाऊंगा। लास्ट टाइम जब मैंने पी पॉइंट को देखा था, पी ऑब्जेक्ट को देखा था, तो थीटा वन हमारे लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन था, क्योंकि डिप्रेशन एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। ये बात सभी बच्चे ध्यान रखें, जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है और लाइन ऑफ साइट होता है उसके बीच में बनेगा, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो। अब इसी प्रकार से अगर मैं थीटा टू बनाना चाहता हूँ, तो इसी हॉरिजॉन्टल लेवल से जो लाइन ऑफ साइट है, जो मैंने ए से क्यू की तरफ देखा था, उसको मेरे को जोड़ना होगा। तो ये देखिए ये एंगल बनेगा, यहां से लेकर यहां तक पूरा, ये देखिए, और इसको हम यहाँ पे नाम देंगे अब क्या, थीटा टू। तो ये हमारे लिए थीटा टू होगा। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि थीटा वन जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है जिससे कि मैं पी ऑब्जेक्ट्स को देख रहा हूँ, जो पी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है, और थीटा टू वो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है जिससे कि वही पर्सन टॉप ऑफ द बिल्डिंग से क्यू पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको देख रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से बच्चा आराम से पता लगा लेगा कि सर थीटा टू की वैल्यू थीटा वन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। वो साफ साफ दिख भी रहा है, थीटा वन छोटा एंगल दिख रहा है और थीटा टू काफ़ी बड़ा एंगल दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो डिप्रेशन में बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होती कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन एलिवेशन में हो सकती है, जैसे आपको मैंने बताया ऊपर। लेकिन उसमें भी आप ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे हम उस ऑब्जेक्ट की ओर जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको लिए आप जोड़ना चाहूँगा, जिसको आप नोट में यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वो क्या रहेगी। तो वो चीज़ जो यहाँ पर रहेगी, जो नोट में आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से देखें सभी बच्चे। अब जैसे ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, और ये हमने लेबलिंग कर लेते हैं, ये हमारी बिल्डिंग है पी क्यू, और पी पॉइंट पर कोई भी पर्सन है जो कि आर को देखना चाहता है, आर ऑब्जेक्ट, आर पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखना चाहता है। तो वो जब इसको देखेगा तो लाइन ऑफ साइट ये बनेगा। आ रही बात समझ में, लाइन ऑफ साइट ये बनेगा। क्योंकि आप अगर नोटिस करें जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो क्यों है और क्या है उसके अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले ही। क्योंकि अगर आप ऊपर वाले डायग्राम देखें तो बच्चा सीधा सीधा समझ जाता है कि देखो ये एंगल्स जो दिख रहे हैं सारे, थीटा जितने भी थीटा दिख रहे हैं आपको सारे डायग्राम्स में, ये सब ट्रैंगल के अंदर है ना सर, ट्रैंगल के अंदर है। तो आसानी से इन थीटा के ऊपर काम किया जा सकता है कि हाँ भाई कौन से ट्रैंगल पे जाना है, कौन सा थीटा यूज़ करना है, तो आराम से काम कर सकते हैं। तो एलिवेशन में दिक्कत नहीं है। लेकिन डिप्रेशन में सारे थीटा ट्रैंगल से बाहर ही हैं, ये देख रहे हैं आप। अब जितने भी थीटा मैंने यहाँ बनाए हैं डिप्रेशन एंगल में, आप देख लो सारे ट्रैंगल से बाहर ही बन रहे हैं, ट्रैंगल के अंदर कोई एंगल ही नहीं है। तो सर फिर हम ट्रैंगल के अंदर काम कैसे करेंगे, राइट एंगल के अंदर काम कैसे करेंगे। अब जैसे ये राइट एंगल है, तो इस राइट एंगल के अंदर तो कोई एंगल बनाया ही नहीं हमने, है ना सर। तो इस ट्रैंगल के अंदर कैसे जाएंगे ताकि हम इसके जो भी परपेंडिकुलर्स हैं या इसके जो बेस हैं, हाइट हैं, हाइपोटेन्यूज है, किसी के ऊपर भी हमें काम करना हो तो वो हम काम कैसे करें, क्योंकि अंदर कोई भी एंगल नहीं दिखाया गया। तो वही लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम डिप्रेशन एंगल को ट्रैंगल के अंदर लेकर आते हैं। तो देखिए बच्चे ध्यान से, तो ये जो हमने ऊपर बनाया था हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये हमने बना दिया अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन, बना दिया। अब सभी बच्चे ध्यान से देखें, अगर मैं इस लाइन को कुछ नाम दे दूं, यहाँ पर इसको मैं एस दे देता हूँ या आर दे देता हूँ इसको, तो आप सभी बच्चे देखें कि पी आर जो है वो पैरेलल है किसके, सॉरी आर तो हम दे चुके हैं, तो इसको एस दे देते हैं। तो जो पी एस है वो पैरेलल है किसके, आर क्यू के। वैसे ये एस जो है हमें ऊपर मैंने कहीं भी नहीं बनाया था, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, आपको डायग्राम में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस एस पॉइंट की, लेकिन यहाँ समझाने के लिए इसकी जरूरत है। तो पी एस क्योंकि आर क्यू के पैरेलल है, तो और आप देखें पी एस इज पैरेलल टू आर क्यू हो जाएगा, एंड पी आर जो होगी वो आपके लिए बन जाएगी ट्रांसवर्सल। आ रही समझ में, ट्रांसवर्सल। तो ये देखो ना ऐसा कुछ डायग्राम बन गया, ये दो लाइन पैरेलल हो गई और उनके बीच में ट्रांसवर्सल आ गई। तो सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होंगे आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, दिस एंगल्स आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर सर ये वाला एंगल जो ऊपर बनाया गया डिप्रेशन जो कि थीटा था, तो यही डिप्रेशन एंगल आपका यहाँ आ जाएगा। आइए आ रही बात समझ में, लाइन ऑफ साइट के अकॉर्डिंग चलो, जो तुम्हारा लाइन ऑफ साइट है ना वही तुम्हारे लिए क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल बन जाएगी। ये देख रहे हैं, ये आपकी लाइन ऑफ साइट थी, तो ये जो तुम्हारी लाइन ऑफ साइट है यही तुम्हारी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल। और पी एस आर क्यू के पैरेलल है, तो ये थीटा है तो सर ये भी थीटा है। तो समझ रहे हैं आप, अब ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगे। तो जब आपको आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करना होगा तो आपको ये दिमाग लगाना है कि जब भी हम डिप्रेशन वाले एंगल पे काम करेंगे तो उसको फिर हम वापस ट्रायंगल के अंदर लेकर आएंगे। तो अगर ये एंगल हमें मान लो 30 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला नीचे वाला एंगल भी ट्रायंगल के अंदर 30 डिग्री ही हो जाएगा। तो इससे अगर बच्चा ध्यान से देखे तो ये कह सकता है सर कि जितने एंगल से कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर की ओर देखती है, तो उतने ही एंगल से वो पर्सन उसको ऊपर से नीचे भी देखता है। आप देखो ना, अगर आर से कोई इंसान पी को देखना चाहता है तो थीटा एंगल से देखेगा, लेकिन ये थीटा जो होगा ये कौन सा एंगल कहलाएगा, एंगल ऑफ
एलिवेशन, क्योंकि उस टाइम वो नीचे से ऊपर देख रहा है। लेकिन जो ऊपर वाला थीटा है जो उसके बराबर ही है, लेकिन ये थीटा को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऑटोमेटिकली हम ये समझ पा रहे हैं कि किसी भी डायग्राम के अंदर जितने एंगल डिप्रेशन ऊपर बनता है, वही एंगल लाइन ऑफ साइड के साथ अगर हम नीचे आ जाएं, उसी लाइन ऑफ साइड के साथ अगर आप नीचे आ जाएं, ये देखो उसी लाइन ऑफ साइड के साथ अगर आप नीचे आ जाएं, तो वो बॉटम पे भी वही एंगल हो जाता है। लेकिन उसके लिए सेम लाइन ऑफ साइट होना चाहिए। अगर लाइन ऑफ साइट डिफरेंट है तो दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे, कि मैं आप सोच रहे हैं कि भाई एक एंगल मैंने यहाँ बनाया, दूसरा यहाँ बनाया, तो ये थीटा और ये थीटा बराबर होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लाइन ऑफ साइट शुड बी सेम। तो लाइन ऑफ साइट अगर सेम है तो सेम एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ऊपर बनता है वही सर नीचे बनता है। तभी फिर हम इस राइट ट्रायंगल के अंदर काम कर पाएंगे और जो अपनी मिसिंग जो भी हाइट है, जो भी डिस्टेंसेज हैं, उनको फाइंड कर पाएंगे। तो ये लॉजिक सभी बच्चे ध्यान रखें कि जब भी आप डिप्रेशन एंगल पे काम करें तो उसको नीचे एंगल ऑफ एलिवेशन के तौर पे कन्वर्ट करें और फिर उसके ऊपर काम कर लें। तो आई होप ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन दिखता है जो कि ऊपर दिख रहे हैं 4 डायग्राम, और कैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखता है जो कि नीचे दिख रहे हैं 3 डायग्राम। और उसके बाद अलग से ये नोट में एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि फिर हम अपने क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। तो आई होप सबको मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी। एक बारी कंफर्म कर लेते हैं। चलिए बच्चे बताइए, अभी तक की कहानी जो मैंने आपको समझाई समझ में आ रहा है? देखिए, जो बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं कि डायग्राम बनाना है, भाई डायग्राम ही बनाना है सर, ये पूरा चैप्टर ही डायग्राम बेस्ड है। अगर आपका डायग्राम ही गलत हो गया तो क्वेश्चन ही समझिए गलत है। तो बिना डायग्राम के तो ये क्वेश्चन कभी यहाँ पे चलेंगे नहीं। बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है। फेयर डायग्राम का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि पूरी बिल्डिंग नहीं दिखानी यहाँ पर, कि बढ़िया से वहाँ पे ड्राइंग बना रहे हैं, अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, वो सारा काम नहीं करना है। जो भी चीज़ें बनानी है उसको सिर्फ एक लाइन से बनाना है, चाहे बिल्डिंग बनानी है चाहे पर्सन बनाना है, उसको एक लाइन के थ्रू ही दिखाना है। जो डायग्राम होगा वो बिल्कुल आप देखिए, जैसे आप एनसीईआरटी में अगर जाते हैं, कोई भी एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 1 2 3, तो वहाँ पर उन्होंने बढ़िया से पूरे लैडर पूरी बिल्डिंग बना रखी है। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ लाइंस का थ्रू ही डायग्राम बनाना है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे ये हम हमसे यहाँ पे पूछ रहे थे कि हाँ, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन में हाइट गिवन होगी पर्सन की। देखिए, पर्सन की जहाँ तक दिक्कत है, जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं है, कैसे देखो, मान लो क्वेश्चन लिखा अ पर्सन ऑफ हाइट 5 मीटर, अ पर्सन ऑफ हाइट 150 सेंटीमीटर। जब तक क्वेश्चन में पर्सन का हाइट नहीं दे रखा है, हम पर्सन को नहीं बनाएंगे, हम उसको एज अ डॉट ही ट्रीट करेंगे, एज अ डॉट। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में पर्सन का हाइट गिवन है, जैसे मैंने ये सेकंड डायग्राम बना रखा है, ये देखिए, ये जो सेकंड डायग्राम आप देख रहे हैं ये वाला, इस डायग्राम में मैंने पर्सन को बना रखा है। ये पर्सन की जो हाइट होगी, वहां भी मैं ऐसे पर्सन नहीं बनाऊंगा, उस पर्सन को भी मैं वहां पर एक लाइन के थ्रू ही दिखाऊंगा ऐसे। ये देखिए, उस पर्सन को मैं ऐसे लाइन के थ्रू ही दिखाऊंगा। वहां पे मुझे ऐसा नहीं दिखाना उसके हाथ दिखा रहे हैं, पाँव दिखा रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं बनाना है आपको। आपको सिर्फ एक लाइन के थ्रू ही उस पर्सन की हाइट को भी बनाना होगा। लेकिन पर्सन की हाइट भी आपको तभी दिखानी है जब उस क्वेश्चन में पर्सन की हाइट गिवन होगी। अगर क्वेश्चन में पर्सन की हाइट गिवन नहीं है तो आपको उसको एज अ डॉट ही ट्रीट करना होगा। हाँ भाई बच्चे बताइए, समझ में आ रहा है अभी ये? हाँ भाई, समझ में आ रहा है? अरे भाई, किसी भी एंगल में नहीं बनाना है पर्सन का हाइट। चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो, चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, पर्सन का हाइट नहीं बनाना जब तक कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर पर्सन का हाइट आप तभी बनाएं जब क्वेश्चन में उस चीज को गिवन होगा, अदरवाइज नहीं बनाना। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट, पहला स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे। चलिए, पहला स्क्रीनशॉट सभी बच्चों ने ले लिया। अब उसके बाद लीजिए सेकंड स्क्रीनशॉट। ये लेंगे सभी बच्चे सेकंड स्क्रीनशॉट। और उसके बाद लेंगे आखिरी स्क्रीनशॉट। एक और लेना पड़ेगा इसके बाद। ये पहले थर्ड लीजिए, ये थर्ड स्क्रीनशॉट लें सभी बच्चे।
और उसके बाद अब ये लास्ट स्क्रीनशॉट, जिसमें हम ये समझा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एंगल ऑफ डिप्रेशन ही एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है बाद में। चलिए, तो हमें एंगल्स का नॉलेज हो गया। अब जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि इस चैप्टर में एप्लीकेशन टिग्नोमेट्री का है, तो सर टिग्नोमेट्री कैसे यूज़ करनी है यहाँ पर, वो भी आपको बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ हाइट और डिस्टेंसेस पे काम करना है और राइट एंगल पे ही काम करना है। जो भी ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ही होगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर हमने काम किया। जो एक्सरसाइज है हमारी 8 चैप्टर की 8.1 एक्सरसाइज, उसमें आपने काम किया परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, बेस साइन थीटा कैसे निकालते हैं, जिसको टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहा गया था। आपको याद है, टिग्नोमेट्रिक्स रेशियो, सॉरी आइडेंटिटी कह रहा हूँ, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज बस आपको यूज़ करनी है यहाँ पर, मतलब 8.1 एक्सरसाइज का यहाँ पर यूज़ होगा। और साथ में वो टेबल, आपको याद है टिग्नोमेट्रिक टेबल था, तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद होनी चाहिए सारी, सबके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, और उसके साथ साथ एक टिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, वो भी आपको मेमोराइज होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों का यहाँ पर यूज़ होगा। और टिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी थी, जैसे साइंस को थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये सब जो होता है इसका इस चैप्टर में कोई इतना खास यूज़ नहीं होगा। तो आपको सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस करना है, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज और टिग्नोमेट्रिक का टेबल होता है। तो अगर ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये थीटा, तो मैंने बताया था कि थीटा हम क्या लेते हैं इस बात पे हमें डिपेंड होता है। तो थीटा जहाँ पे भी लेते हैं उसके सामने वाली साइड हम परपेंडिकुलर मानते हैं। तो अभी तो थीटा हमारे जनरली सामने ही रहेंगे। इनकेस अगर आपका थीटा चेंज होता है, यहाँ से आप उधर जाते हैं, तो वो तो बहुत ही रेयरेस्ट क्वेश्चन से आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन में थीटा आपको यहीं मिल जाएगा। तो अगर ये आपका थीटा है, तो वहाँ पर फिर आप क्या करें कि ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है, सही से समझ रखा है, उनको सब याद होना चाहिए कि जिस भी एंगल पर हम काम करते हैं उसके अपोजिट साइड जो होती है, उसके अपोजिट साइड, जैसे जिस एंगल पर अभी हम काम कर रहे हैं वो सी एंगल है, तो सी एंगल के जो अपोजिट साइड होता है, जैसे ए बी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वो ही हमारे लिए क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम एंगल ए पे आ जाएंगे तो फिर हमारे लिए बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो स्लोगन था वो आपको मिमोनिक्स था, वो आपको याद ही होगा सभी को, ये वाला है ना भाई, पंडित बद्री प्रसाद, उसके बाद हर हर बोले, और उसके बाद सोना चांदी तोले। तो ये सभी को याद है। तो यहाँ से हम कोई भी अगर हमें निकालना है, ज़्यादातर देखो हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं हाइट और डिस्टेंस की, तो हाइट का मतलब परपेंडिकुलर हो गया, है ना भाई। अगर हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में हाइट की, तो हाइट का मतलब परपेंडिकुलर से होता है, और जो भी डिस्टेंस होगा वो बेस से आ जाएगा। तो जनरली इस चैप्टर में परपेंडिकुलर और बेस ही यूज़ होंगे, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो कौन होता है, टैन होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो हमारे टैन थीटा से ही बनेंगे, बट हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमें साइन कॉस सेक कॉट या कोसेक की भी ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको याद तो सारे ही होने चाहिए, बट वी हैव टू मोस्टली फोकस ऑन टैन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा पी अपॉन एच, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा यहाँ पे, वो पी अपॉन बी है। तो इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे किससे बनेंगे, टैन थीटा से ही बनेंगे, ठीक है। बाकी इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं वो आपको याद ही होंगे। साइन का रेसिप्रोकल कोसैक होता है तो वो एच बाई पी हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल सैक होता है तो वो एच बाई बी हो जाएगा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है तो वो बी बाई पी हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल्स तो आपको याद ही होंगे। जब आपके पास साइन कॉस टैन आ जाएंगे तो उनके रेसिप्रोकल्स भी आ जाएंगे। तो ये तो बात हुई टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, वो आपको खुद दिमाग लगाना है। जैसे आपको लगता है कि मुझे मेरे पास परपेंडिकुलर है और मेरे को बेस निकालना है तो आप टैन लगा दो। आपको लगता है कि मेरे पास परपेंडिकुलर और मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना है तो आप साइन लगा दो। आपको लगता है कि मेरे पास बेस है लेकिन मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना है तो आप कॉस लगा दो। तो वो दिमाग तो आप लगा सकते हैं ना। अगर 8.1 एक्सरसाइज आती है तो आप इजीली इस चीज़ पे दिमाग लगा सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बोला कि टिग्नोमेट्रिक क्या चाहिए, हमारे को टेबल चाहिए। तो टिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पूरा याद होना चाहिए, बट फिर भी मैंने आपको बोला है कि ज़्यादातर ये चैप्टर टैन थीटा के ऊपर चलेगा। तो टैन थीटा के सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। और टैन थीटा की भी कौन सी तीन मोस्ट वैल्यू जो होती है, कौन कौन सी, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये तीन वैल्यू ही यूज़ होंगी आपकी, तो ये सभी को लर्न कर लेना है। तो टैन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। टैन 45 कितना होता है, 1। और टैन 60 होता है √3। तो ये सर आप वैल्यू याद कर लें। टैन थीटा ही सबसे ज़्यादा यूज़ होगा जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। बाकी आपको फिर भी पूरा टेबल याद होना चाहिए, और उस टेबल को कैसे बनाया जाता है वो भी मैंने आपको सिखा रखा है। अगर इन केस आप कभी भूल जाएं तो आप अपना पेपर में उसको बना सकते हैं। तो ये थी बात इस
में कि कैसे टिग्नोमेट्री का यहाँ पर आपको क्या करना है, यूज़ करना है। तो टिग्नोमेट्री का जो भी यूज़ यहाँ पर होगा वो जनरली इसी बेसिस पर होगा कि भाई हमारा थीटा ये है, टेन थीटा यूज़ करना है कि साइन यूज़ करना है कि कॉस यूज़ करना है। अब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तभी तो आपको पता लगेगा ना, ये तो मैं आपको सिर्फ अभी बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कोई नई चीज़ नहीं है, जो मैंने बताई है ये सब पढ़ रखा है आपने प्रीवियस चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 8 था हमारा। तो इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, और फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहले हम सारे एग्जाम्पल्स बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स बनाने से हमारा ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। चलिए, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा जो कि आप नोट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि हमारे जो आंसर्स आएंगे वो √3 √2 में आएंगे, तो उनकी वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए। तो जैसे कि √2 का वैल्यू आप याद रखें सभी बच्चे, 1.414, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमें √2 डालने की जरूरत है, वैसे तो पेपर में दिया जाता है, अगर √2 √3 पे एग्जाम में दिया गया है तो ही आप उसको पुट करना, अदरवाइज आपको पुट नहीं करना है। बट फिर भी आपको इनको वैल्यू याद होनी चाहिए। √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो यही दो बेसिक वैल्यूज़ हैं, जो √2 या √3, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको √2 मिलता है या √3 मिलता है। तो ये आप दो वैल्यूज़ सभी बच्चे याद रखें, ठीक है। और यही चीज़ मेरे को और ऐड करनी थी। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं चीज़ों को कैसे। अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि भाई ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, और टिग्नोमेट्री का यहाँ पे क्या रोल है, तो आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तभी तो समझेंगे। चलिए तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 अगर बच्चे आप देखें तो कहता है, देखो ये काफ़ी बड़े क्वेश्चंस होते हैं, 4 4 5 5 लाइन के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अगर आप देखो एग्जाम्पल 2 पढ़ेंगे तो बच्चे कितने लाइन का, 7 8 लाइन का क्वेश्चन दे दिया है। अब उसमें आप बच्चा देखता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन, तो आपको उसको वन लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जहाँ पे फुल स्टॉप आ गया बीच में या कॉमा आ गया, उसको वहीं तक रीड करो। पूरा क्वेश्चन एक बारी में रीड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो मैं कैसे रीड कर रहा हूँ और कैसे उसको डायग्राम में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। डायग्राम गलत हो गया तो क्वेश्चन तो गलत है ही सर। तो आइए देखो मैं कैसे रीड करता हूँ और कैसे डायग्राम में कन्वर्ट करूँगा। देखो, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो देखो मैंने सिर्फ अभी इतनी लाइन पढ़ी कि एक टावर है जो वर्टिकली स्टैंड करना है मुझे किसी ग्राउंड के ऊपर। तो मैंने एक ये ग्राउंड बनाया, ये देखो, और उसके ऊपर मैंने एक टावर खड़ा कर दिया। देख रहे हैं सर, और टावर बिल्कुल वर्टिकली खड़ा है तो परपेंडिकुलरली खड़ा होगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक ग्राउंड, और ग्राउंड पे बना दिया एक टावर। देखो पहली लाइन पढ़ी, उतना ही ड्रॉ करा, अभी आगे मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसे पढ़िए, ठीक है। अब आगे चलिए, कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं डायग्राम को लेकर उनके लिए सही होगा। कई बच्चे वर्डिंग पकड़ नहीं पाते हैं, तो आपको सिर्फ दो शब्दों पे फोकस करना है। दो वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक होता है सर फ्रॉम, और दूसरा वर्ड होता है टू। बस ये दो वर्ड पकड़ लो। फ्रॉम मतलब होता है कि कहाँ से बनाना है, मतलब वो जो लाइन ऑफ साइट है वो कहाँ से चालू होगी, और टू मतलब कहाँ तक जाएगी। तो फ्रॉम और टू, बस ये दो वर्ड अगर आप फोकस कर लोगे ना, तो आप देखना कितने ईजिली से आप डायग्राम बनाओगे। अब देखना फटाफट मैं कैसे बनाऊंगा। देखो क्या लिखा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो फ्रॉम पकड़ा, फ्रॉम मतलब पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे एक पॉइंट बना दिया। ये देखिए ग्राउंड पे एक पॉइंट बना दिया ही मैंने। इसको आप चाहें तो कोई नेमिंग कर सकते हैं। अभी जैसे टावर को आप ए बी नाम दे दो और इस पॉइंट को सी नाम दे दो। नेमिंग आप पे डिपेंड होती है, आप जो मर्जी नाम दीजिए। अब ये पॉइंट लिया मैंने, फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द पॉइंट, सॉरी फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ले लिया, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब ये जो पॉइंट है ये टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर है। यानी कि मैं समझ गया कि भाई ये पॉइंट, ये टावर का फुट तो बी पॉइंट है ना सर। तो टावर के फुट से ये पॉइंट 15 मीटर की दूरी पर है। आ रहा है बात समझ में। अब फ्रॉम पकड़ के रखा था, फ्रॉम कहाँ से बनाना था ये, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। मतलब कि आपको इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, मतलब लाइन ऑफ साइट ये बनेगी और टॉप ऑफ द टावर पे वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो ये देखिए ये आ रही है लाइन ऑफ साइट, और ये जाके टावर का टॉप जो है ए पॉइंट उसको जोड़ दिया, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर कितना बनेगा वो दिया हुआ है 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री दे रखा है, मतलब ये एंगल यहाँ बनेगा। यही तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये लाइन ऑफ साइट होगी मेरी सी ए, और लेवल मेरे लिए बी सी बन गया, टावर मेरा ए बी बन गया ना डायग्राम। तो मैंने एक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा एक ही बारी में, मैंने एक एक लाइन पढ़ी और उसको डायग्राम में कन्वर्ट किया।
अब पढ़ लेते हैं लास्ट लाइन की क्या निकालना है। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो जो चीज़ निकालनी होती है उनको लेट कर लो पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ टावर जो हमें निकालनी है वो कितनी हो गई, एच, क्योंकि हाइट ऑफ टावर यहाँ पे कौन है, ए बी है, तो उसको हम एच मान लेते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है अब ये हमारे लिए एच हो जाएगा। इसको डायग्राम में भी आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब बच्चे को दिमाग लगाना है कि भाई अगर मेरे पास ए बी एच मैंने मान लिया और बी सी मेरे को 15 मीटर दिया हुआ है, तो मेरे को क्या निकालना है, एच निकालना है। तो अब बच्चा दिमाग लगाएगा कि उसको साइन यूज़ करना है कि टेन यूज़ करना है कि कॉस यूज़ करना है या कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करना है। तो हम देख सकते हैं थीटा हमारा सी है, सी पर एंगल बन रहा है, तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कौन हुआ, ए बी। तो हमारे लिए परपेंडिकुलर का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ए बी, और हमारे लिए जो बेस है हमारे लिए वो कौन है, बी सी। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है क्योंकि बेस हमारे पास है और परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो सर सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा यहाँ पर हमारी हेल्प करेगा क्योंकि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो ये आइडिया आपको पहले ही लगा लेना है कि हमारे लिए यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो यूज़ करेंगे हम। तो ट्रायंगल का नाम लिखना बहुत जरूरी होता है कि किस ट्रायंगल में आप काम कर रहे हैं। तो हम किस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, ए बी सी। राइट एंगल को हमेशा बीच में लिख दिया करो। तो ए बी सी में काम कर रहे हैं और क्या लगाएंगे सर, टेन थीटा, यानी कि टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये लिखा ना मैंने, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, ऐसे रफ में लिख के समझ लिया। तो परपेंडिकुलर कौन था हमारे डायग्राम के हिसाब से, ए बी, और बेस कौन है हमारे डायग्राम के हिसाब से, बी सी। तो बस अब वैल्यू डालो और गेट द आंसर। तो टेन 60 कितना होता है, √3। ए बी हमने एच माना था, बी सी हमारा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड यू गेट द आंसर। मीटर में आंसर आएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। अभी तो स्टार्टिंग है तो आसान ही होंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएंगे। तो आई होप सबको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे बना दिया है। चलिए बच्चे बताइए, क्या पहला एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया। और डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। डायग्राम एक बार सही बन गया तो उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और उसके बाद जो डायग्राम ही गलत बन गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता सर। तो इसलिए वर्डिंग को ध्यान से समझिए और उसके बाद आराम से उसको करिए। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है। आपको कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पुट √3 इतना, नहीं दिया हुआ, तो आपको अपना आंसर √3 में छोड़ देना है। जहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हो कि √3 टेक √3 इतना, तभी आप √3 वैल्यू डालें या √2 जो भी डालें, अदरवाइज आप उसको वहाँ पे पुट नहीं करेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया और एक एग्जाम्पल कराया। बाकी एग्जाम्पल अभी हम और भी बनाएंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में देखते हैं।